चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये खबर सिर्फ मेयर की नहीं है, ये खबर वोटिंग घोटाले से जुड़ी है। ये खबर चुनाव में धांधली से जुड़ी है, इसलिए इस खबर को आप सिर्फ चंडीगढ़ के नजरिए से नहीं, पूरे देश को ध्यान में रखकर देखिए। वोटिंग घोटाले पर कोर्ट में सबसे बड़े कबूलनामे की पूरी कहानी जानने के लिए पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उसी मेयर चुनाव की हैं जो एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। वैसे मामले की सुनवाई भी जारी है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव ऐसे हुए कि आज अधिकारियों को कटघरे में सर्वोच्च न्यायालय के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। रिटर्निंग ऑफिसर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, तो जवाब मिला, लोग कैमरा चिल्ला रहे थे इसलिए मैंने उधर देखा। जज साहब ने पूछा, आपने बुलेट पेपर पर मार्क क्यों बनाए, कितने पेपर पर मार्क बनाए? तो अनिल मसीह ने जवाब दिया कि वोटिंग के बाद मुझे बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर करना था। इसके बाद जज साहब ने कहा, आपको मतपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, निशान बनाने की क्या जरूरत थी? तो अनिल मसीह ने जवाब दिया, जो पेपर खराब थे उन्हें मुझे अलग करने थे। आखिरकार जज साहब को कहना ही पड़ा कि मसीह ने जो किया है वो साफ है, इन पर मुकदमा चलना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को अदालत के सामने पेश होने को कहा था। मेयर चुनाव का वीडियो सामने आने के बाद भारी हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। वैसे इस बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया है। इनमें पहली हैं नेहा मुसावत, दूसरी पूनम देवी और तीसरे गुरचरण काला। एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। इस बीच चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले बीजेपी के दीपक सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। शायद मेयर को अंदाजा हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। वैसे इस मामले में अभी सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, यानी पूरी पिक्चर बाकी है। जबकि पलड़ा मेयर चुनाव में उठापटक के बाद अब भी बीजेपी का ही भारी दिख रहा है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम अरविंद का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद, आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ, आप उसकी पूरी डिटेल्स दर्शकों को बताइए, और कल भी सुनवाई होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए मल्लिका, 2 सुनवाई जो अब तक हो चुकी हैं, उससे एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका है कि मेयर चुनाव में धांधली हुई है। निर्वाचन अधिकारी की भूमिका सवालों के घेरे में, और कोर्ट ने माना कि निर्वाचन अधिकारी को सिग्नेचर के अलावा अलग से मतपत्रों पर निशान बनाने का कोई अधिकार हासिल नहीं था, उन्होंने गलती की है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या फिर से नए सिरे से चुनाव कराए जाएं, या जो पुराने वोट डाले गए हैं उनकी ही फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए। ये कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि कोर्ट ने ये कहा है कि वो बैलेट पेपर को देखना चाहता है। कल बैलेट पेपर कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। उन बैलेट पेपर को देखने के बाद और जो मतगणना की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उनको देखने के बाद कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि क्या बैलेट पेपर इस हालत में है कि उनकी फिर से गिनती हो सकती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल अब ये रहेगा कि जो फिर से गिनती होगी, जो मतपत्र डाले जा चुके हैं, या फिर नए सिरे से चुनाव होंगे। क्योंकि ये इसलिए भी सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि जिस तरीके से वहां पर खरीद फरोख्त हो रही है उससे वो चिंतित है, और आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा जिसका आप संकेत भी दे रहे थे, अब कम हो गया है। आम आदमी पार्टी के पास वो संख्या बल नहीं रहा है। बिल्कुल निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। इस पूरे मामले में क्या फैसला लिया जाता है, इस पर रहेगी नजर। शुक्रिया अरविंद इस पूरे अपडेट के लिए। तो चंडीगढ़ नगर निगम का गणित क्या है, अब इसे समझिए।
चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। मेयर चुनाव के समय बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, जो अब बढ़कर 17 हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद कल ही बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 13 पार्षद थे, वो संख्या घटकर 10 पर पहुंच गई। शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद है, जो बीजेपी के साथ है। वहीं कांग्रेस के पास पहले भी 7 पार्षद थे, अब भी 7 पार्षद हैं। यानी अभी भी पलड़ा बीजेपी का ही भारी नजर आ रहा है, अगर संख्या बल की बात करें तो चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 35 है, तो 35 वोट ये हुए। इसके अलावा 1 वोट चंडीगढ़ के सांसद का भी होता है, तो मेयर चुनाव के लिए कुल 36 वोट होते हैं। इसका मतलब है कि बहुमत के लिए 19 वोट चाहिए। अब संख्या बल अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पास अब 19 वोट हो रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 17 वोट। तो एक तरफ राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का हाथ छोड़ अपना रास्ता बदलने वाले कांग्रेस नेताओं की झड़ी भी लगी हुई है। आज भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। आपको बता दें कि हाल ही में अशोक चौहान, प्रमोद कृष्ण, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, जयवीर शेरगिल और गुलाम नबी आजाद, ये तमाम वो नेता हैं जो कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस से अलग हुए हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस में पतझड़ का मौसम आ गया है? इस बीच बीजेपी को भी कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका मिला है। पिछले 37 दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार तो आगे बढ़ रही है, लेकिन कई अपनों का साथ छूटता जा रहा है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हाथ छोड़ अपनी नई यात्रा पर निकल चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र से अशोक चौहान ने कांग्रेस को अलविदा किया, तो कल की धाम बनाने की तैयारी में जुटे प्रमोद कृष्णम भी अपनी यात्रा अलग कर चुके हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। यही वजह है कि 400 पार के नारे के साथ चुनावी बिगुल फूंक चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के हालात पर चुटकी ले रहे हैं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। आज इस कड़ी में एक और नेता का नाम भी हाथ छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गया। अब कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। 4 बार के विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने हाथ में कमल ले चुके हैं। बहुत स्वागत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वागड़ का विकास। विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के पास में इनका कोई विजन नहीं है आज की तारीख में विकास करने का। राजस्थान में गहलोत सरकार के जाने के बाद कांग्रेस का हाथ और कमजोर होता जा रहा है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन भरा, तो यहां भी कांग्रेस में हलचल बढ़ गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चिंता हो रही है कि कहीं यहां भी विधायक न टूटने लगे। खबरों के मुताबिक कई कांग्रेसी नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि इन नेताओं के पाला बदलने से सोनिया गांधी को राज्यसभा में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही बीजेपी पर तंज कस चुके हैं। अमेठी पर और रायबरेली पे वो काम नहीं करना चाहते हैं, ये दुश्मनी निकालने की साजिश कर रहे हैं। जबकि बीजेपी मानती है कि जिन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था, वही विपक्षी नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है। आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है।
अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस से जाने वालों की झड़ी कैसे लग गई है। राजस्थान के करीब 8 विधायक दिल्ली में हैं। झारखंड से भी 12 कांग्रेसी विधायक दिल्ली में आला कमान से मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के कई नेताओं का मोह भंग हुआ है। खास बात यह है कि पिछले 10 सालों में 441 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस का साथ 12 पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में से 9 ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां राहुल की न्याय यात्रा के अमेठी पहुंचने से पहले सलोन के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और एक बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस में मानो जैसे कालचक्र बदल रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए राजी है, लेकिन उसकी भी शर्त है। सरकार ने कहा है कि वो किसानों को एमएसपी तो देंगे, लेकिन ये गारंटी सिर्फ 5 फसलों पर ही मिलेगी। ये 5 फसलें कौन सी होंगी, इन्हीं 5 फसलों को अभी क्यों चुना गया, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि सरकार ने किसानों को एमएसपी का जो नया फॉर्मूला दिया है, वो कैसे पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि समूचे देश के किसानों की दिशा और दशा बदल सकता है। जानकर ये भी मानते हैं कि अगर ये बात बन गई तो ये कदम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम में बड़ा योगदान कर सकता है। कैसे, उसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ये हंगामा, ये प्रदर्शन, ये धरना, ये हट, दिल्ली कूच की जिद, क्या ये सब थमने वाला है? क्या कल किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई उससे अगले 48 घंटों में फॉर्मूला ये 5 फसल से निकल जाएगा? किसान आंदोलन का है। ऐसी संभावनाओं की दीवारें इस समय बुलंद होती दिख रही हैं, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मांग यानी एमएसपी पर सरकार राजी होती दिख रही है। सरकार ने रविवार को ही बैठक में साफ कर दिया कि वो 5 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर तैयार है। ये 5 फसलें हैं: तुअर दाल यानी अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और 5वीं फसल है कपास। तुअर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो। पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। इन 5 फसलों को सरकार की 2 प्रमुख एजेंसियां उनकी खरीद करेंगी। ये दोनों एजेंसियां हैं NCCF यानी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता महासंघ और दूसरी नाफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ये दोनों एजेंसियां सरकार की बताई 5 फसलों पर किसानों के साथ 5 साल का करार करेंगी और उन्हें एमएसपी पर खरीदेंगी। सरकार का एक बहुत प्रयास है, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। किसानों का इसमें बहुत भला होगा और आने वाले टाइम में हम इसी तरह से दूसरी फसलों में भी हम शुरुआत करेंगे और वो उससे बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे और दूसरी चीजें भी बनेंगी, इंडस्ट्री भी आएगी। लेकिन सरकार ने इसके लिए शर्त भी रखी है। कहा है इसके लिए किसानों को अपनी फसल को डाइवर्सिफाई करना होगा, यानी जिन जगहों पर अभी तक वो गेहूं और चावल जैसी फसलें बो रहे हैं, उन जगहों पर अगर वो सरकार की बताई गई 5 फसलों में से कोई एक बोते हैं, तभी उन्हें एमएसपी की गारंटी मिलेगी। और इस दौरान खरीद की कोई लिमिट भी नहीं होगी। किसान जितना चाहे उतना उत्पाद सरकार की बताई एजेंसियों को बेच सकते हैं। अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डाइवर्सिफाई यानी नई फसल बोने वाला मामला क्या है और इस शर्त से सरकार को क्या फायदा होगा, किसानों को क्या फायदा होगा और देश को क्या फायदा होगा। तो इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है। अगर हमारा अन्नदाता भी अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करता है तो उसके लिए भी इनकम बेटर होती है, उसकी भी इनकम की क्वालिटी बेटर होती है, साथ में उसके लिए भी इनकम डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं 60s और 70s में देश की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, आज देश की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ऐसी चीज़ है सरकार के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। इसका सीधा फायदा किसानों को कैसे है वो समझिए। फसल बदलने से जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, बंजर होने से जमीन बची रहेगी।
हरियाणा और पंजाब जहां पानी की किल्लत है, वहां कम पानी का इस्तेमाल होगा। नई फसल से पैदावार और गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। भी ठीक होगा। पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में है पंजाब की जमीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। किसान नेता भी अब इस पर राय बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसके लिए अभी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है। सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, इसका सीधा असर पंजाब और हरियाणा में घटते भूजल स्तर पर पड़ेगा, जहां गेहूं और धान की फसल की सर्वाधिक बुआई की जाती है। इन दोनों ही फसलों में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर वहां पर अरहर, उड़द, मसूर, मक्का या कपास जैसी फसलों का उत्पादन किया जाएगा तो इन दोनों ही क्षेत्रों में पानी के बढ़ते संकट से कुछ हद तक निपटा जरूर जा सकेगा। दूसरी तरफ गेहूं और धान के उत्पादन के बाद हरियाणा हो या फिर पंजाब, दोनों ही राज्यों में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है। इससे होने वाले प्रदूषण से भी काफी हद तक निजात मिल सकती है। खास बात यह भी है कि बात भले ही अभी हरियाणा और पंजाब के मध्य में कही जा रही हो, लेकिन इसका सीधा फायदा देश के हर हिस्से के किसान को होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने इन्हीं 5 फसलों अरहर, उड़द, मसूर, मक्का और कपास पर ही एमएसपी की गारंटी की बात क्यों कही है? तो इसके पीछे सरकार की दूरगामी सोच क्या है वो भी आपको हम बताते हैं। पहली बात, देश में इन 5 फसल का उत्पादन बढ़ाना। दूसरी बात, दलहन, मक्का, कपास के आयात को कम करना। तीसरा रीजन ये है कि उत्पादन बढ़ाकर महंगाई पर अंकुश लगाना। और चौथी बात ये कि देश की जरूरत को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनना, उत्पादन बढ़ाकर निर्यात की तरफ कदम बढ़ाना। सरकार की इस सोच को विस्तार से समझिए। इसे समझिए कि अरहर दाल का उत्पादन देश के किस किस हिस्से में कितना होता है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 29% यहां पर उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में 27%, मध्य प्रदेश में 9%, तेलंगाना में 7%, उत्तर प्रदेश में 6%, आंध्र प्रदेश में 6%, गुजरात में 6%, झारखंड 5%, ओडिशा 3% और बाकी बचे राज्य मिलकर 4% उत्पादन करते हैं। 2020 से 21 में कुल मिलाकर 41 लाख टन से कुछ ज्यादा अरहर का उत्पादन हुआ, जबकि देश की डिमांड इससे कहीं ज्यादा है। उसकी आपूर्ति के लिए सरकार विदेश पर निर्भर है। बात अगर 2022-23 की करें तो डिमांड थी 43.95 लाख टन, जबकि पैदावार हुई थी 36.66 लाख टन, यानी 8,15,000 टन अरहर दाल का विदेश से आयात करना पड़ा। इस आयात के लिए सरकार को मोटी रकम अदा करनी पड़ी, वो भी विदेशी मुद्रा में। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। इसी तरह कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से घटता रहा है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार कपास को उगाने के लिए उस पर एमएसपी देने का प्रस्ताव रख रही है। फिलहाल सरकार दूसरी तरफ मक्के से अब एथेनॉल बनाने के लिए उसके और अधिक उत्पादन की जरूरत है। उत्पादन ज्यादा होगा तो बाहर से पेट्रोल डीजल कम खरीदना होगा। इसी तरह दालों के उत्पादन को लेकर भी सरकार शायद बड़े और दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इसीलिए वो इन फसलों पर जोर दे रही है, जिनके उत्पादन से देश की डिमांड तो पूरी होगी ही, साथ ही दुनिया में निर्यात से भारत को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। पाकिस्तान में सरकार बनाने में हो रही देरी के बीच अब बिलावल भुट्टो ने नया दांव चला है। अपने पापा यानी आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाने के लिए बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री पद कुर्बान करने को तैयार हैं, उसका ड्रामा कर रहे हैं। पापा जरदारी के लिए बेटे बिलावल ने ऐसा सियासी नाटक तैयार किया है जिसकी पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस पूरी कवायद के बावजूद अब तक पाकिस्तान में सरकार क्यों नहीं बन पाई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने का डेडलॉक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बिलावल भुट्टो राजनीति में अपने पापा को सेट करने में लग गए हैं। अक्सर पिता अपने बेटों के करियर को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर बिलावल ने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया है।
लेकिन पापा को राष्ट्रपति बनाने की पूरी तैयारी है। बिलावल ने हजारों लोगों को एक साथ ये बात रैली में बताई, किस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारी। वाह, कितने उच्च विचार हैं बिलावल भुट्टो के, सुनकर पाकिस्तान की जनता भावुक हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिलावल भुट्टो अलग ही गेम खेल रहे हैं। बिना जनादेश के बिलावल तो प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने पिता को राष्ट्रपति बनाने के लिए वो जोड़ तोड़ के लिए भी तैयार है। नवाज शरीफ से बिलावल की डील हो चुकी है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाओ, लेकिन मेरे पापा को राष्ट्रपति के पद पर बिठाओ। वैसे सच्चाई यह है कि बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कोई त्याग की मूर्ति नहीं बन रहे। वो अपना सियासी भविष्य संवारना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी सरकार से दूर रहना चाहते हैं जो कुछ दिनों की मेहमान होगी और जिसके हिस्से लोगों की नाराजगी के अलावा कुछ नहीं आने वाला। यानी जिस सरकार में बिलावल प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं वो टिकाऊ नहीं है। चलिए अब आप समझिए क्यों 10 दिन के बाद भी पाकिस्तान में सरकार नहीं बन पा रही। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच सरकार बनाने पर सहमति बन चुकी है। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे, इस बात पर भी नवाज सहमत है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सीनेट का स्पीकर पद देने पर भी सहमति बन चुकी है। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार भी बनवाने को तैयार हैं, लेकिन नेशनल असेंबली का स्पीकर पद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को देने के लिए नवाज शरीफ तैयार नहीं है। जरदारी ने 28 मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमाई है, इसके लिए भी नवाज शरीफ तैयार नहीं। इसके अलावा नवाज शरीफ ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सरकार से बाहर रहे और मौका मिलते ही सरकार के नीचे से कालीन खींच ले। तो इसका मतलब बिलावल भुट्टो सरकार को कंट्रोल करेंगे, लेकिन पब्लिक के गुस्से का ठीकरा उनके ऊपर ना फूटे, इसलिए सरकार से दूर भी रहेंगे। वैसे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन भी गए तो भी उन्हें एक कठपुतली की तरह काम करना होगा, जिससे कभी बिलावल अपने हित पूरे करवाएंगे, कभी जनरल मुनीर। यानी शहबाज शरीफ के हिस्से सरकार चलाकर सिर्फ और सिर्फ तोहमतें आने वाली है। यानी पाकिस्तान के तमाम मुद्दे बरकरार रहेंगे। चुनाव नतीजे आने के बाद प्रदर्शन चल रहे हैं और सरकार बनने के बाद भी हाल ऐसा ही रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार क्यों पाकिस्तान में सरकार टिकाऊ नहीं हो सकती। इसकी पहली वजह है गठबंधन सरकार से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बाहर होना। इसके अलावा इमरान खान भी चुनाव नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन भी लगातार जारी रहेगा। महंगाई और बेरोजगारी से जनता नाराज है, स्थिति बदलने वाले नहीं, यानी जनता का गुस्सा भी फूटेगा। वहीं पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार का चलना बहुत मुश्किल है। साफ है बिलावल का प्लान यही है कि 1-2 साल सरकार का फायदा लें, चुनाव की तैयारी करें, अपना जनाधार बढ़ाएं, फिर किसी भी मुद्दे पर सरकार को गिरा दें। तब तक नवाज शरीफ की पार्टी इतनी बदनाम हो चुकी होगी कि उसे कोई पूछेगा नहीं और इमरान खान को सेना सत्ता में आने नहीं देगी। बचे बिलावल और उनके पापा, जिनका राजनीतिक कैरियर सेट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान तो ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक सच्चाई ये है कि पड़ोसी मुल्क जो आतंक का गढ़ है, वहां बहुत ज्यादा अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता भारत के हित में भी नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत को सतर्क रहना होगा और इसे समझते हुए भारत ताकत और सतर्कता दोनों बढ़ा रहा है। भारत में आज से मिलन नौसेना युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है, जिसमें 51 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही है। खास बात यह है कि नौसैनिक युद्धाभ्यास करने भारत देशों में 9 चीन के कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे में यहां की तस्वीरें बीजिंग में भी खलबली मचाएंगी। लेकिन जिस नौसेना की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने डाली, उसकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है, देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में नौसेना की नींव रखने वाले शिवाजी महाराज ने जो मंत्र दिया था, भारतीय नौसेना उसी मंत्र के साथ अपनी ताकत बढ़ा रही है। जिसकी सबसे नई तस्वीर दिखाई दे रही है विशाखापत्तनम में शुरू हुए सबसे बड़े नौसैनिक युद्धाभ्यास मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज यानी मिलन 2024 में। जिसमें भारत अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 30 जंगी जहाजों को लेकर उतरा है और दुनिया भर में भारत के सहयोगी देश भी इस नौसैनिक युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। मिलन 2024 में 51 देश हिस्सेदारी कर रहे हैं। 35 बड़े युद्धपोत इस नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा 50 एयरक्राफ्ट और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। मिलन 2024 की थीम सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग यानी 3C है। यह मिलन एक्सरसाइज का 12वां संस्करण है।
भारत के समंदर में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 51 देश अपनी नौसेना के साथ जमा हुए हैं। भारत से दोस्ती की वजह से कट्टर दुश्मन अमेरिका, रूस और ईरान जैसे देश भी एक साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन इन 51 देशों में वो देश शामिल नहीं जो दुनिया भर के कई देशों के लिए अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर सिरदर्द बना हुआ है। ये देश है चीन, जो समंदर में दादागिरी के लिए कुख्यात है। इसीलिए ये मिलन एक्सरसाइज चीन का तनाव बढ़ा रही है। दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र परिवहन को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का चीन के साथ विवाद चल रहा है। इसके अलावा जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे देशों के समुद्री इलाकों पर चीन अपना दावा करता है। अब इन 9 देशों की नौसेना अगर भारत के साथ युद्धाभ्यास कर रही है तो चीन पर क्या बीत रही होगी, समझा जा सकता है। देखिए, चाइना की जो वनरेबिलिटी है वो आज से आस्ते बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से वो छोटी कंट्रीज को धमका रहा है, अपने शिप से उनको थ्रेटन कर रहा है, तो जब 50 कंट्रीज के डेलीगेट ये बताते हैं कि चाइना के साथ अगर कल को लड़ाई की सिचुएशन आती है तो दुनिया की तकरीबन सारी कंट्रीज और उनकी जो नेवल पावर है वो एक साइड होगी और दूसरी तरफ चाइना आइसोलेट होकर खड़ा हो जाएगा। मिलन युद्धाभ्यास हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है जो 1995 में केवल 4 देशों के साथ शुरू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समंदर में भारत की ताकत बढ़ी, दुनिया में भारत के सहयोगी बढ़े, इस युद्धाभ्यास का आकार भी बढ़ता गया। इस बार मिलन युद्धाभ्यास में 51 देशों के नौसेना प्रतिनिधियों की चर्चा होगी। इसके अलावा समंदर में सीफेस का आयोजन भी होगा, जिसमें समंदर की लहरों पर नौसेनाएं करतब दिखाएंगी। अरब सागर में कई देशों के जहाजों के ऊपर ड्रोन हमले भी हुए हैं। ऐसे में तमाम देशों की नौसेनाएं मिलकर ड्रोन हमलों से बचने का अभ्यास भी करेंगी। वहीं समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन का अभ्यास भी सहयोगी देशों की नौसेनाएं मिलकर करेंगी। चीन के लिए चिंता की बात यह है कि वो इस बिरादरी से बाहर है और उसके दुश्मन देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ये एक्सरसाइज इंडिया की जो बढ़ती हुई शक्ति है, इंडिया की जो बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता है, इंडिया का जो वर्ल्ड के अंदर एज ए ग्लोबल पावर जो क्लाउड चल रहा है उसको बढ़ाएगी। लोग देखेंगे कि इंडिया की सामर्थ्य क्या है और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से दुनिया की जो पावर्स हैं वो इकट्ठे आके चाइना के खिलाफ अपने मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। जी न्यूज़।